हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। डियर व्यूअर्स, इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो कि 15 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है फाइट चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम इसे जीएस पेपर 2, जिसमें सेक्शंस जैसे कि पॉवर्टी एंड इश्यूज रिलेटेड टू हंगर एंड माल न्यूट्रिशन से लिंक करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20 के पहले चरण में प्रकट हुए बाल कुपोषण के नवीनतम आंकड़े कार्यान्वित नीति के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। एनएफएचएस आंकड़े पर आधारित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कई राज्यों ने प्रमुख कुपोषण संकेतकों पर ऋणात्मक परिवर्तन या उत्क्रमण दिखाया है और एनएफएचएस 2015-16 की तुलना में अधिक चिंताजनक स्तर दर्ज किए हैं। और यह स्थिति तब है जब देश द्वारा बाल कुपोषण से समृद्ध दो प्रमुख घटकों स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच के मामले में एक प्रकृति दर्ज की गई है। देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 2019-20 के जो पहले चरण के जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। उन आंकड़ों को देख करके ये कहा जा रहा है कि कई राज्यों ने जो बाल कुपोषण की जो समस्या है उसमें जो काम किया है वो बहुत ही निम्न स्तर का काम है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2015-16 में जो ये सर्वेक्षण हुआ था उसकी तुलना में कई राज्यों ने एक गिरावट दर्ज की है। और ये गिरावट जो सबसे बड़ा यहाँ पे समस्या की बात है, ये गिरावट उस समय दर्ज की है जब देश में बाल कुपोषण से संबंधित दो प्रमुख घटक स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल की जो सुविधा है वो ज्यादा लोगों तक पहुंची है। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ी सी जानकारी जरा हम लोग प्राप्त कर लेते हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्या है और जो आंकड़े हैं वो हमारे सामने किस तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली अफेयर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए। अब आप ये चीज समझिए कि ये जो आंकड़े दिए जाते हैं, जो सर्वेक्षण होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ एक नोडल एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, IIPS। सरकार IIPS के साथ मिलकर के इन आंकड़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। यहां पे एक चीज ध्यान देने योग्य है, ये पहले चरण के आंकड़े हैं जिसमें 17 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया है। जो बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उनके आंकड़े अगले साल मई 2021 तक आने की अनुमान लगाए जा रहे हैं। जो देरी हुई है वो देरी सबसे बड़ा कारण जो कोविड-19 जो महामारी थी उसके चलते ये देरी हम लोगों ने दर्ज की है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि ये जो भी आंकड़े होते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के, एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं जिससे भारत अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको भारत ने एम किया है कि 2030 तक अचीव करना है, उसके लिए एक तरीके के इंडिकेटर का तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो था, इस बार उसमें कुछ नए टॉपिक्स को भी हम लोगों ने इंक्लूड किया है, जैसे कि प्री स्कूल एजुकेशन, डिसेबिलिटी, एक्सेस टू अ टॉयलेट, मतलब शौचालय कितने लोगों के पास है, जो मृत्यु का जो पंजीकरण होता है डेथ रजिस्ट्रेशन, बाथिंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और
कई सारे मेथड्स और कारण एबॉर्शन के लिए, जो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन होता है उसके लिए जो कई सारे मेथड्स और रीजंस हैं, उनको भी इस बार शामिल किया गया है। एक और चीज जिसको एनएफएचएस में पहली बार शामिल किया गया है वो है कितने प्रतिशत पुरुष और महिला ने अपने जीवन में इंटरनेट का इस्तेमाल किया है। अब यदि हम लोग इस सर्वेक्षण के आंकड़ों की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे जो आंकड़े हैं उनकी थोड़ी सी अगर हम लोग जानकारी प्राप्त करें तो ये ऐसा कहा गया है कि कई सारे राज्यों ने बाल कुपोषण को लेकर के जो कार्य किया है वो बहुत ही निचले स्तर का है, और ऐसा भी कहा जा सकता है कि कई सारे स्टेट्स ने यहां पर नेगेटिव ग्रोथ जो है वो दिखाई है। कई सारे स्टेट्स जहां पे हम लोग बात करें, जैसे 4 पैरामीटर्स होते हैं, माल न्यूट्रिशन के, बाल कुपोषण के 4 पैरामीटर्स होते हैं, उन पे हम लोग जरा फोकस करते हैं कि वो 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। पहला होता है चाइल्ड स्टंटिंग, दूसरा होता है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा होता है शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडरवेट, और चौथा होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अब देखिए, चाइल्ड स्टंटिंग की बात अगर मैं करता हूं तो चाइल्ड स्टंटिंग का रेफरेंस यहां पे हो जा रहा है कि भाई बच्चे की जो ग्रोथ है, जो विकास है बच्चे का, वो उसकी आयु के अनुरूप नहीं हो रहा है। बच्चा मान लीजिए 5 साल में एक बच्चे की ग्रोथ होनी चाहिए, एक लिमिटेशन है कि इतना कम से कम ये आंकड़े होने चाहिए कि ये उसकी हाइट होना चाहिए, ये उसका वेट होना चाहिए। उन आंकड़ों पे हम लोग जब देख रहे हैं बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कुपोषण की वजह से, तो वो चाइल्ड स्टंटिंग होता है। चाइल्ड वेस्टिंग का भी ऐसा ही एक संदर्भ है कि भाई वेट और हाइट का कंपैरिजन। उसके बाद कितने प्रतिशत बच्चे अंडर वेट है, मतलब एक पर्टिकुलर आयु पर एक बच्चे का जो वजन होना चाहिए, वो मान लेते हैं कि एक 5 साल का बच्चा है तो लेट्स से कि उसका जो वजन होना चाहिए 5 साल की उम्र में वो लगभग 20 किलो होना चाहिए, लेकिन वो बच्चा 20 किलो का ना होकर के 17 किलो, 15 किलो, 16 किलो इस संदर्भ में है, तो अंडर वेट। और चौथा जो पैरामीटर है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। अलग अलग आंकड़े हैं। एक तो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चे के पैदा होने से अगले 6 महीने तक बच्चे की यदि मृत्यु हो जाती है तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है। यहां पर हम लोगों ने एक आंकड़े पर बात करी है जो कि 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर की यहां पे बात हो रही है। अब यही जो आंकड़े होते हैं ना, यही जो 4 पैरामीटर हैं, ये कई सारे वैश्विक स्तर पे जो रिसर्च की जाती है, जैसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इत्यादि, ओके, उसके लिए भी इन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। एनएफएचएस 2019-20 के पहले चरण, जिसमें 17 राज्यों और जम्मू कश्मीर सहित 5 केंद्र शासित प्रदेशों के दायरे में लिया गया है, और तेलंगाना, केरल, बिहार, असम जैसे कई राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में वेस्टिंग का शिकार बच्चों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। वेस्टिंग तीव्र या लघु अवधि का कुपोषण होता है जिसमें बच्चे के कद के अनुरूप उसका वजन कम होता है। मैंने आपको बताया, मान लेते हैं कि एक बच्चा है छोटा, लेट्स से उसकी हाइट जो है वो 3.5 फीट है। अब 3.5 फीट हाइट पर एक पर्टिकुलर वेट होना चाहिए उसका। अब यदि ऐसा आंकड़ा नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग चाइल्ड वेस्टिंग का नाम देते हैं। ठीक है। भारत में बाल वेस्टिंग अन्य तुलनीय अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में हमेशा ही उच्च स्तर पर रहा है। देखिए, इस पे भी एक आंकड़े की अगर हम लोग बात करें, जानकारी थोड़ी सी यहां पर है। एक रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, जिसमें यह कहा कि भाई दुनिया भर में जितने भी बच्चे जो चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार है, उसमें से 1/3 बच्चे वो भारत में है केवल। यह आंकड़ा बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई भारत में यदि हम लोग नंबर्स के संदर्भ में बात करें तो 46.6 मिलियन बच्चे चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार है, और भारत इस लिस्ट में सबसे टॉप पर है। भारत के बाद आता है नाइजीरिया, जिसमें 13.9 मिलियन बच्चे चाइल्ड स्टंटिंग का शिकार है। उसके बाद आता है पाकिस्तान, जिनके यहां पे 10.7 मिलियन बच्चे जो हैं वो चाइल्ड स्टंटिंग के शिकार है। ये रिपोर्ट ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो 2018 में प्रकाशित हुई थी, उसके संदर्भ में मैं आपको डेटा दे रहा हूं। ऐसा कहा भी गया है कि भाई भारत में जो चाइल्ड वेस्टिंग है, जो बाल वेस्टिंग है, वो बाकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके कंपैरिजन में
थोड़ी ज्यादा ही है, लेकिन इसमें और गिरावट होना ये एक चिंता का विषय है। गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल जैसे कई प्रमुख राज्यों में कम वजन के बच्चों के अनुपात में वृद्धि हुई है। ये कुछ स्टेट्स हैं, कुछ राज्य हैं जहां पर जो चाइल्ड वेस्टिंग है और उसके जो शिकार बच्चे हैं उनके नंबर्स में एकाएक वृद्धि जो है वो हम लोगों ने दर्ज की। बाल वेस्टिंग, आयु अनुरूप छोटा कद, जो लंबे समय से अल्प पोषण का संकेत है, उसके मामलों में तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि में वृद्धि हुई है। स्टंटिंग विशेष रूप से चिंता का विषय है क्योंकि यह अल्प पोषण के स्थायी, प्रायः जीवन भर के लिए किसी व्यक्ति के शारीरिक और संज्ञात्मक विकास पर प्रभाव का आरंभिक संकेत होता है। देखिए, चाइल्ड स्टंटिंग की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो लॉन्ग रन में अगर हम लोग बात करें कि चाइल्ड स्टंटिंग का जो परिणाम है वो होता क्या है, तो चाइल्ड स्टंटिंग का जो प्रभाव है वह किसी व्यक्ति के पूरे जीवन भर आपको दिखाई दे सकता है। हो सकता है उसका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से ना हो पाए। साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि चाइल्ड स्टंटिंग के जो शिकार बच्चे होते हैं उनकी जो मानसिक स्थिति होती है, जो मानसिक ग्रोथ होती है, वो भी कई बार इफेक्ट हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा पैरामीटर है और ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको सरकार को पूरा फोकस दे करके खत्म करने की जरूरत है। चूंकि यह आंकड़ा कोविड महामारी के उभार से पहले का है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों के आंकड़े अभी आने वाले हैं, संभावित है कि समग्र स्थिति और चिंताजनक होगी। कोरोना के कारण बंदी, नियंत्रण और आय की हानि के रूप में प्रकट हुए नागरिक व्यवधान ने निश्चय ही परिवारों की पोषण सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया होगा और विशेष रूप से गरीब राज्यों पर इसका बृहद प्रभाव पड़ा होगा। देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये कोविड से पहले के हैं और कई बड़े राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अभी इन राज्यों से आंकड़े आना बाकी हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो लॉकडाउन हुआ, लोगों की इनकम में गिरावट आई, उसका भी असर हमें आने वाले डेटा में देखने को मिलेगा और तब जब पूरा का पूरे आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत होगी तो उस समय ऐसा माना जा रहा है कि जो समस्या है वो और चिंताजनक होगी। यहां पर यदि मैं बात करूं, थोड़ी सी जानकारी अगर हम लोग देख लें, माल न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करते हैं, कुपोषण की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो उभर करके आई है। चाइल्ड न्यूट्रिशन हम लोग अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के हिसाब से भी भारत का जो परफॉर्मेंस है वो बेहद खराब है। भारत जो है वो चाइल्ड स्टंटिंग के मामलों में दुनिया में सबसे प्रथम प्लेस पर हम लोग देख सकते हैं भारत को। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं मोर्टेलिटी रेट की, तो वो उसको भी, उस आंकड़े को भी हमें देखना जरूरी है कि भले ही हमने काम बहुत बेहतर किया है, लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या अगर हम लोग चिल्ड्रन मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो ये देखिए, ये आंकड़े किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए और किसी भी ऐसे देश के लिए जो अपने ह्यूमन रिसोर्स पे काम करने की जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये जरूरी होना चाहिए हर उस देश के लिए कि वो इन सभी पैरामीटर्स, इन सभी आंकड़ों पर बहुत अच्छे से फोकस करें। देखिए, लैंसेट की एक स्टडी आई थी जिसमें U5MR, ये U5MR है क्या? तो U5 का मतलब अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब जो बच्चे 0 से 5 वर्ष के बीच में है उनकी मृत्यु दर की बात की गई है। भारत में यह आंकड़ा थोड़ा सा बेहतर हुआ है समय के साथ। सन 2000 में प्रति 1000 बच्चों में से 83.1 बच्चे की मृत्यु हो जाया करती थी, मतलब प्रति 1000 में 83.1 बच्चे की। यही आंकड़ा 2017 में ये घट करके पहुंच गया है 42.4 मृत्यु पर। मतलब 2000 में जहां 83.1 बच्चों की मृत्यु होती थी प्रति 1000 बच्चों में, वही आंकड़ा सन 2017 में नीचे आ गया है 42.4 मृत्यु दर। तो ये थोड़ा सा प्रॉमिसिंग है, लेकिन फिर भी
हमें इस आंकड़े को कोशिश करनी है सरकार को कि ये शून्य पर पहुंचे। जब सरकार इसको शून्य पर पहुंचा देगी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी वो सरकार के लिए। वर्तमान परिदृश्य के संदर्भ में अगर बात करें, यह तथ्य कि नवजात और 5 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु दर, मैंने यही आपको मैंने अभी बताया, में एक स्थिरता आई है। 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर निम्न एकल अंक तक गिर गई है या प्रमुख राज्यों में एक ही स्तर पर बन रही है। जबकि एनएफएचएस 2015-16 ने एनएफएचएस 2005-6 की तुलना में 33% की तीव्र गिरावट दर्ज की थी। इस बात का संकेत है कि शिशु मृत्यु में बाल कुपोषण सबसे प्रमुख कारण है। देखिए, एनएफएचएस का जो डेटा था उसमें यदि हम लोग बात करें, जो शिशु मृत्यु दर थी लगभग 2005-6 के कंपैरिजन में 33% तक की गिरावट आई थी। मतलब आप ऐसा समझिए कि सरकार ने शिशु मृत्यु दर पर एक बेहतर काम किया और 2005-6 की तुलना में 2015-16 में इस आंकड़े को लगभग 33% तक नीचे लेकर के आ गई सरकार। लेकिन फिर भी एक बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको जानने की जरूरत है, वह यह है कि शिशु मृत्यु में भी बाल कुपोषण ही सबसे बड़ा कारण है जो उभर करके लोगों के सामने आया है। तो सारा मुद्दा जो है वो एक चीज पर आकर के ठहर जाता है। वो मुद्दा क्या है? वह है किस तरीके से बाल कुपोषण की समस्या को एड्रेस किया जाए, हैंडल किया जाए। इसके अलावा पिछले 2 एनएफएचएस अर्थव्यवस्था की एक उच्च विकास अवधि से समृद्ध है और यह देखते हुए कि पोषण स्तर पर समृद्धि का प्रभाव पड़ता है, जिसकी पुष्टि शाना जोश, अशोक गुलाटी और कृति खुराना के हाल ही के एक अध्ययन से साबित होती है। देखिए, ये 3 हैं आप बोल सकते हैं एनालिस्ट हैं, शाना जोश, अशोक गुलाटी और कृति खुराना। उन्होंने अपनी एक स्टडी हाल ही में प्रस्तुत करी। कई सारे आंकड़ों पे उन्होंने बात करी है, लेकिन एक बहुत प्रमुख आंकड़ा जिसपे उन्होंने जोर दिया है, उन्होंने ये कहा है कि भारत में यदि बाल कुपोषण की समस्या से लड़ना है तो बहुत जरूरी है कि जो माताएं हैं उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवाना बहुत जरूरी है। यदि महिलाओं के पास हायर एजुकेशन है तब डेफिनेटली जो बाल कुपोषण की समस्या है उसको और बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो पिछले 2 एनएफएचएस हुए हैं 15-16 और 2005-6, उस दौरान जो अर्थव्यवस्था थी उसमें हमने अच्छा विकास देखा है। साथ ही साथ लोगों की आमदनियां भी जो है वो बढ़ी हैं। अब देखिए, जब समृद्धि होती है तो कहीं ना कहीं जो समाज में जो पोषण स्तर है वो भी बढ़ता है, लेकिन हमें उससे और बेहतर करने की आवश्यकता है। अभी भी यह स्पष्ट है कि पोषण की समस्या दूर करने के लिए विशेष रूप से महामारी की पृष्ठभूमि में देश को सार्थक आर्थिक पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। यही है घूम फिर करके मुद्दा कि अब समय है, यदि इस बाल कुपोषण की समस्या से लड़ना है और खास तौर से उस समय जब लॉकडाउन के बाद दोबारा अर्थव्यवस्था को खोला जा रहा है, तो जरूरत है कि सरकार कुछ ऐसे सार्थक कदम ले जिससे लोगों की जो आमदनी है एटलीस्ट यदि वो बढ़े ना तो कम से कम अपने पुराने स्तर पर तो पहुंच ही जाए। जोश गुलाटी खुराना के अध्ययन में पोषण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण के महत्व को भी रेखांकित किया गया है, जैसे कि माता की शिक्षा, बच्चे को जन्म देने की आयु इत्यादि। मैंने आपको यही बताया कि इनकी स्टडी के हिसाब से महिलाओं का जो माताएं हैं उनको ज्यादा शिक्षित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का बच्चों के विकास पर भारी असर पड़ता है। व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण में पाया गया है कि स्कूल जाने वाले और उस आयु के बच्चों में आयरन और कुछ अन्य विटामिनों की कमी चिंताजनक स्तर पर है, जो आगे अनीमिया, निम्न बोन डेंसिटी, इम्यूनिटी की कमी जैसी समस्याओं को जन्म देता है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जरा न्यूट्रिएंट्स के बारे में 2 कैटेगरीज हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे पास 7 होते हैं संख्या में। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, डाइटरी फाइबर, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन, वाटर। और वहीं अगर हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वह 4 में होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन कौन से? वाटर सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन, माइक्रो मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स। तो ये हमारे पास आपके माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, जिसको हम लोग व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण भी कहते हैं, उसमें भी ये पाया गया कि स्कूल जो जाने वाले बच्चे हैं
मतलब यहाँ पे दो कैटेगरीज को हम लोगों ने लिया है। एक कैटेगरी को हम लोग लिया है 9 से लेकर के 17 साल और दूसरा लिया है 0 से लेकर के 9 साल। तो इस आयु के जो बच्चे हैं, खासतौर से स्कूल जाने वाले बच्चे जिसको हम लोग 6 वर्ष की आयु से देखें, उनके अंदर आयरन की कमी और कई ऐसे इंपॉर्टेंट विटामिन हैं, उनकी डेफिशिएंसी, उनका कुपोषण जो है वो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। और यदि ये स्थिति आगे भी बनी रहे तो ये और चिंताजनक हो सकती है। क्यों? क्योंकि आयरन की कमी लंबे समय तक अनीमिया जैसी बीमारी को, बच्चों की जो बोन डेंसिटी है और बच्चों की इम्यूनिटी जो है उस पर एक बहुत गहरा असर डाल सकती है। बहुत ही नेगेटिव असर जो है वो इन सब चीजों का हो सकता है। तो कारण आपके सामने है, आयरन की कमी या कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी। ये इंश्योर करना है कि भाई एक वेल बैलेंस्ड प्रॉपर डाइट हो, जहां पे सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो बच्चों को एक जो रिक्वायर्ड मात्रा है उसमें उपलब्ध कराए जाएं। इस समस्या से निपटने के लिए फसलों के बायो फोर्टिफिकेशन के लिए व्यापक प्रयासों की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि सेव द चिल्ड्रन ने सूक्ष्म पोषक तत्वों में कमी की आर्थिक लागत को 15 बिलियन से 46 बिलियन तक अंकलित किया है। आगे का रास्ता, सरकार को एकीकृत बाल विकास सेवाओं में कि समग्र कार्यक्रम ICDS, जिसका नाम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज भी है, जिसमें विभिन्न पोषण संबंधी सुरक्षा हस्तक्षेप शामिल हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसमें पोषण अभियान है। जरा पोषण अभियान की अगर हम लोग बात कर लें तो पोषण अभियान है क्या? पोषण अभियान को लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। पोषण अभियान, इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं, 8 मार्च 2018 को सरकार द्वारा लागू किया गया है। पोषण अभियान के तहत जो लक्ष्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि जो स्टंटिंग है, जो चाइल्ड स्टंटिंग है, 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों में जो चाइल्ड स्टंटिंग है उसको 38.4, ये 2018 का आंकड़ा है, 38.4 से गिरा करके 25% पर लेकर के आना है। कब तक लेकर के आना है? 2022 तक। ठीक है, तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स हैं पोषण अभियान जैसे, जहां पे सरकार को और ज्यादा सुचारू रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। उसमें भी अगर हम लोग देखें तो पोषण अभियान के तहत तो अभी जो कवरेज एरिया है वह मात्र 50%, जो टारगेट एरिया था उसमें से मात्र 50% एरिया ही अभी तक टच किया गया है। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग ऐसे एफर्ट्स लें जो और ज्यादा सार्थक हों और ज्यादा व्यापक हों। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके उतना बच्चों के लिए, भारत के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि एक बात आप ये समझिए कि कोविड-19 महामारी के बाद जब ये आंकड़े पूरे तरीके से हमारे सामने आएंगे, NFHS के आंकड़े जब आएंगे, वो अधिक से बहुत ज्यादा चिंता करने वाले हो सकते हैं। तो जरूरी है सरकार के लिए कि सरकार इन सभी फ्रंट्स पर एक ऐसे तरीके से काम करे, एक ऐसा रोडमैप तैयार करें जिससे कि इन समस्याओं को सही तरीके से एड्रेस किया जा सके। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं वो, बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है या गरीबी भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दूसरा प्रश्न, भारत में गरीबी के प्रमुख कारण क्या है? टिप्पणी कीजिए। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को आज का एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।